अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। और आज बड़े मजे की बातें होंगी क्योंकि बड़े सारे टॉपिक्स हैं और आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डे इसलिए है क्योंकि आज जिस टॉपिक पे बात करने जाएंगे वो आपसे और मुझसे रिलेटेड है और अफशीन से भी रिलेटेड है क्योंकि आज हम बड़े एक ऐसी चीज पर बात करें जिसका ताल्लुक है सोसाइटी से, जो आजकल मिसिंग नजर आती है। और इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हम टॉप स्टोरीज पे जाते हैं, लेकिन आज बताना इसलिए जरूरी था कि आज आपने 12 बजे तक इस स्क्रीन के सामने से हिलना नहीं है। अगर हिल गए तो बहुत सारी चीजें आज आप मिस कर देंगे और बहुत सारे मामला आप अपने घरों में चल रहे होंगे जिनको आप दुरुस्त कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप 10 साल पहले नोट करते होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप 20 साल पहले नोट करते आ रहे होंगे। आज वो चीजें नजर नहीं आती होंगी। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली और प्रिसाइजली फैमिली सिस्टम के हवाले से, और फैमिली सिस्टम कितना जरूरी है, खानदान का होना कितना जरूरी है, आज उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अफशीन है भाई, तो अफशीन जब होती है तो अच्छी बातों से शुरू करती है अफशीन अपनी बातें। अच्छा, हमारी अच्छी बात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जैसे कि आज 12 मई है और वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जा रहा है, तो इसी सिलसिले में अच्छी बात भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि रिश्ते जो है ना वो मोतियों जैसे होते हैं। अगर कभी बिखर भी जाएं तो, अगर गिर भी जाएं तो उनको झुककर फौरन उठा लेना चाहिए। और ये बात बहुत अहमियत रखती है क्योंकि रिश्तों से ही ये मुआशरा तख्लीक पाता है और खूबसूरत बनता है। ठीक है, ये तो खैर आपने बड़ी अच्छी बात की है आपने। और ये जो ताल्लुक है इन तमाम चीज़ों का, वो हम ये देखते हैं कि डाउन टू अर्थ होना चाहिए ना। रिश्तों को कभी कभी आपने बचाना ज़रूरी होता है। अगर हम किसी गम या खुशी में भी हैं तो हमारे साथ बहुत से रिश्ते हैं जो एक कड़ी पर जो है वो पिरोए हुए होते हैं, यानी कि मुंसलिक होते हैं एक दूसरे से। और कभी इन रिश्तों में चाहे वो वालिदैन हो, बहन भाई हो, अजीज रिश्तेदार हो, दोस्त अहबाब हो, इनमें से कोई भी नाराज हो जाए तो फौरन मना लेना चाहिए। तो अगर कभी मैं नाराज हो जाऊं तो आपका फर्ज है कि आप मना लें, और मनाने का तरीका ये कि अच्छा सा कोई लंच या डिनर भी करा सकते हैं। बिल्कुल। और अभी बकरा ईद आ रही है तो गोश्त भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही मैं कोशिश करती हूँ घर में भी, अगर किसी से थोड़ी अनबन भी हो जाए तो कुछ ना कुछ कंपनसेट करके ना, कुछ दे दे के मामला डन हो जाता है। और जो है ना, अब मेरे ख्याल में अगर आपकी किसी से कोई लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, फिर वो उसके बाद जो एक कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन आ जाती है, आप अगर उसके बाद अच्छे तरीके से बात भी कर लेना तो वो ही सॉरी हो जाता है। अच्छा, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं ऑफिस के अंदर भी होते हैं, कुछ इदारों में भी होते हैं, कुछ मैंने भी जाती तौर पे फेस किया है। बड़े ही ज्यादा चीजों को ना दिल में रख कर बैठते हैं। हाँ। अगर कोई मामला हुआ है तो आप फौरी तौर पर उसको दिल से निकालें, कह दें, स्पीक आउट ना, वो कहते हैं स्पीक आउट, जो भी अंदर है वो निकाल के बाहर रखें। बेशक आपको सामने वाले को बुरा लगेगा, आप उसको कह दें जो दिल में होगा। वो लोग बड़े बुरे लगते हैं जो दिल में बात रखते हैं, सालों साल मंसूबाबंदी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, बिल्कुल, कि इसकी नौकरी खा जाएंगे, इसकी शोहरत खा जाएंगे, इसका रुतबा खा जाएंगे। ऐसे ना बने। इन लोगों से बचें। अच्छा, खानदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर जैसे कोई बात हो गई, फिर सुलह सफाई हो गई, लेकिन वो चीज ना दिल में रखेंगे और फिर जो है ना वो दिल 1, 2, 3 जितनी भी बातें होती है ना वो सब याद रखते हैं। और फिर जब आप सब कुछ भूल भाल के उनसे दोस्ती करने की कोशिश भी करते हैं ना, लेकिन वो अपने दिल में वही बात रखते हैं। वही जैसे इंडिया पाकिस्तान की मिसाल है। इंडिया ने मिस एडवेंचर किया, पाकिस्तान ने उसको रिटेलिएट किया, लेकिन अब इंडिया क्या कर रहा है, किसी ना किसी मिस एडवेंचर का ख्वाहिशमंद है, यानी कि वो अमन को, सीज फायर को खाते में नहीं ला रहा और कोशिश में रहेगा कि वो कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर करे। सारा मसला सुतैली फुप्पो का किरदार अदा करता है ना भारत। एक फुप्पो होती है प्यारी अच्छी, भाई की बहन होती है, और एक वो फुप्पो होती है जो घर में आती हैं तो फिर मसले शुरू होते हैं। तो भारत इसी तरह है। बहरहाल जो नेबरिंग कंट्री है भारत, उसको भी चाहिए कि भाई भाई बनके रहे, लेकिन भाई वो भाई ही क्या, मतलब भारत जो है उसी के डेटरेंस में तो हमने न्यूक्लियर अपने वेपन्स रखे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये किसी ना किसी ताक में रहता है और फिर कुछ ना कुछ करेगा। खैर, भारत से मुझे जो है वो बहुत सारी उम्मीदें अब नहीं रही हैं, ईमान की बात है। और सच बात कहूंगा, क्योंकि झूठ नहीं कहूंगा, हमेशा हम बड़ी बातें करते हैं। एक दौर ये था कि हमने बड़ी कोशिशें की, अमन की आशा की। एक दौर ये भी गुजरा है कि हमने बहुत सारे बॉर्डर्स जो है वो रिलैक्सेशन दी, वीजों में रिलैक्सेशन दी, काम करने में और ट्रेड के अंदर बहुत सारी चीजें वी हैव डन दैट फ्रॉम आवर साइड ना। लेकिन जब बात आती है अदर हैंड की, कोई भी चीज एक हाथ से नहीं चलती ना, गिव एंड टेक होता है, उन दोनों को हाथ में लेके चलना पड़ता है। मुझे अफसोस इस बात पर है,
वी आर कमिंग ऑन टॉप स्टोरीज ना, लेकिन बात यह है कि अफसोस इस बात पर है कि जो मुझे करनी है कि भारत की अगर बात करें तो भारत के यूट्यूबर्स हैं, भारत के इन्फ्लुएंसर्स हैं, भारत के वो लोग हैं जो बोल सकते थे, सच बता सकते थे, नहीं बताया सच, नहीं अभी भी पर्दा उठा रहे हैं। तो मतलब आप खामोशी इख्तियार करके बैठे रहे और अभी भी खामोश हैं, तो बहुत सारी चीजें वक्त के साथ साथ सामने आ जाएंगी, लेकिन फिर उम्मीदें खत्म हो गई हैं। और जो खामोश नहीं भी है वो डेल्यूजन में है, वो समझ रहे हैं कि उनकी तरफ से सब जीत के बैठे हुए हैं या फिर उनके तैयारे नहीं गिरे हैं, उनसे कुछ मतलब उनके हमारे ज्यादा शहीद हुए हैं, उनके कम हुए, तो मतलब भाई आप मान लेना अगर आप हार गए तो मतलब ठीक है, इट्स ओके, हो गया ना, आपसे गलती हो गई, अब आप ट्रेनिंग करें, अपने लोगों की ट्रेनिंग करवाएं, उनको महारत दें, चीजें दें। आप टेक्नोलॉजी में आगे निकलते जा रहे थे, आपने जो इंसानी कुव्वत होती है उसको पीछे छोड़ दिया था। बहरहाल वी आर कमिंग ऑन टॉप स्टोरीज। टेक्नोलॉजी भी हमें पता चली गई, जो टेक्नोलॉजी चाइना की मार्केट आपने देखा 20% जेट F-17 और J-10C, इनकी मार्केट, इनके शेयर्स में 20% इजाफा हुआ है। और चाइना की जो दिफाई सलाहियत है और जो इनकी वेपन इंडस्ट्री है वो बड़ी बूम कर रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। खैर बहरहाल टॉप स्टोरीज वी आर कमिंग। सो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा, भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और मुतासिरा शहरियों की अयादत की है। सदर मुमलिकत ने जख्मियों से मुलाकात में बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा है। आसिफ जरदारी ने कहा कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। भारत का रवैया जारहाना है, शिद्दत पसंदाना है और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारियत का डटकर मुकाबला किया। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत के हमरा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कमांडर 10 कोर भी मौजूद थे और उन्होंने अपने जाहिर अयादत भी की लोगों की, अपने सिपाहियों के अज़म को भी सराहा और ये बहुत अच्छी बात है, मोराल बुलंद होता है। और अगर आप किसी की अयादत करते हैं तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है कि आप मतलब ये इस्लाम में भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि आपने एक तरह से उनकी अयादत करके उनके जख्म पे मरहम रखा, आपने उनको एहसास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं और आपको किसी किस्म के फाइनेंशियल या आपकी इस तकलीफ में हम आपके साथ हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए, मोरल हाई होता है। बहरहाल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा किया। वजीर आजम ने ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की है। शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान फौजियों की गैर मामूली बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा है। वजीर आजम को पाक भारत जंग और कोर की मौजूदा ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात के बाद खिताब करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में दुश्मन की जारियत को खाक में मिला दिया और बहादुर अफवाज ने दुश्मन की नापाक जारियत का फैसला कुन जवाब दिया और तारीख इसको हमेशा याद रखेगी कि किस तरह चंद घंटों में दुश्मन की जारियत को नाकाम बनाया। अल्लाह के फजल से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के घमंड और गुरूर को खाक में मिला दिया है। दुश्मन के होश ठिकाने आ गए हैं। हमारे बहादुर सपूतों ने दुश्मन को एक इंच भी जो है वो आगे नहीं बढ़ने दिया और उन्होंने मजीद कहा है कि भारत ने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो रेड लाइन है, खून और पानी पर फिर इकट्ठा नहीं। अच्छा, मतलब ये वजीर आजम का भी बयान आ गया इस बारे में और इसको रेड लाइन करार दे दिया और उन्होंने भी वही जुमला कहा जो बिलावल ने कहा था कि खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेंगे। यानी कि पहले तो इस चीज को बहुत ऑफेंड किया था भारत ने कि आप ये कैसे कह सकते हैं, लेकिन बेशक हुआ भी यही, क्योंकि आपने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी से ये जंग का आगाज किया और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर मिसाइल हमले किए, ड्रोन दागे, फिर मतलब मुस्तकिल मिस एडवेंचर कर रहे थे और यहाँ पे लोगों को शहीद कर रहे थे, यहाँ पर लोगों का नुकसान कर रहे थे, तो एक तरह से खून ही तो बहा रहे थे आप, तो पानी और खून तो एक साथ नहीं बह सकता। यही कहा था बिलावल ने और अब वजीर आजम भी यही कह रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर हो चुका है अफशीद। इफ यू टॉक अबाउट रिटेलिएशन, तो अब हम रिटेलिएट भी कर सकते हैं, हम काउंटर भी करेंगे और हम हो सकता है कि अब की बार एग्रेसिव और ज्यादा हो जाए, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को वाज़ेह तौर पर समझाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। और अब मैं ये देख रहा हूँ, एक तरफ हमारी मिलिट्री फोर्सेस और दूसरी तरफ हमारी ब्यूरोक्रेसी और थर्ड जो स्टेज के ऊपर हमारी जो इस वक्त आला क़यादत है, टॉप लीडरशिप, वो तीनों ही एक पेज पर नजर आ रहे हैं। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुल्क का मौक़िफ़ नजर आ रहा है ना, नैरेटिव होता है, मैनिफेस्टो होता है आपका एक, तो वो तमाम चीजें एक ही पेज पर नजर आ रही, व्हिच इज अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग। और सियासी जमातें भी आहिस्ता आहिस्ता एक पेज पर आ रही हैं
और मुझे उम्मीद है कि जो ऐसी कोई पार्टी है जिसको जो अभी बिल्कुल साइड लाइन है उसको भी साथ में ओपोजिशन में बिठाएंगे और फिर से वापस ताल्लुकात बहाल होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने हाउस ऑफ कॉमन्स के ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप के अरकान से मुलाकात की है और डॉक्टर फैसल ने अरकान को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। भारत की फौजी कार्रवाइयां बेबुनियाद जवाब के तहत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और बैन अवी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी है। उन्होंने कहा है कि भारत का यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे से दस्तबरदारी का फैसला भी बैन अवी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अरकान को बताया कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया है कि पानी की बंदिश को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि भारत के जारहाना और शिद्दत पसंदाना अज़ाइम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। डॉक्टर फैसल ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की सालिसी से होने वाले जंगबंदी और कशीदगी में कमी के इंतजाम पर कारबंद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तनाज़े की बुनियादी वजह जम्मू कश्मीर का मसला है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। बिलाल, मैं समझती हूँ जिस तरह से कश्मीर पिस रहा है उनके पास आर्मी नहीं है, जिस तरह फलस्तीन पिस रहा है उनके पास आर्मी नहीं है, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ठीक है, तो जाहिर है जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जैसे इसराइल या भारत है उन्होंने ही अपनी दहशतगर्दी करते हुए इन स्टेट्स पर काबिज है और उनको अपना हिस्सा बनाने के लिए वहां पर जंगी अज़ाइम और ये सब कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के पास भी ये न्यूक्लियर वेपन नहीं होता ना तो आज यकीन माने अमेरिका, इसराइल, भारत ये सारे ब्लॉक्स मिलकर पाकिस्तान को भी इसी तरह से मलियामेट कर चुके होते खुदा न खासा। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इस्लाम के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हमने हासिल किया है तो इसको जो है ना इस खित्ते से कोई मिटा नहीं सकता और इस पर कोई मैली आंख से देख नहीं सकता। इंशाल्लाह हमने प्रूव किया है, हर दौर में प्रूव किया है कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है। इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान आर्मी और यूनिफॉर्म फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, तो हमने हमेशा देखा कि ये एकदम फ्रंट लाइन बॉर्डर के ऊपर नजर आते हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार, कि सबको ये पता है कि पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है पाकिस्तान में, लेकिन मिलिट्री बड़ी इनकी जो है वो स्ट्रेंथेंड है या फिर मिलिट्री बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है इनकी, उसमें दरार नहीं पड़ सकती। ये बात भी मैंने सुनी है कि जितने भी ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स है ना उनमें सबने अमेरिका के साथ ये मुआहिदा किया हुआ है कि हाँ हम अपना न्यूक्लियर वेपन ना सिर्फ अपने हद तक के महदूद रखेंगे, इसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उस पे पाकिस्तान ने साइन नहीं किया और पाकिस्तान ने इस चीज को बावर करवाया कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इस न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करेंगे। और यही वजह है कि आज ये डेटरेंस के तौर पर हमने न्यूक्लियर वेपन का जो इस्तेमाल करने की बात की तो उससे भारत पीछे हटा और सीज फायर के लिए फौरन अमात की। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के हक में भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हक में अहम बयान देते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में मुनक़िद फोरम में पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को जबरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमेरिका का भरपूर साथ दिया है, पाकिस्तान अमेरिका का काबिल एतमाद इत्तेहादी है और दहशतगर्दी के खिलाफ अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल, ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके हैं। ट्रंप ने एबेगेट हमले में दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी को पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन करार दिया। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी अफवाज ने 20 जनवरी से लेकर अब तक इराक, शाम और सोमालिया में 83 दहशतगर्दों को सफाया किया है उनका। तो अब पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी मान रहा है। बहरहाल अमेरिकी सदर इस वक्त एक दौरे पे निकले, बड़ा खास दौरा समझा जा रहा है, उसको भी जरा से शामिल कर लेते हैं। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान इसराइल ने गजा पर हमलों में शिद्दत इख्तियार कर ली है। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली फिजाई हमलों में कम अज कम 84 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। शुमाली गजा के इलाके जबालिया में सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। घरों पर शदीद बमबारी के नतीजे में 50 से ज्यादा अफराद शहीद हुए, जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। जनूबी शहर खान यूनुस में भी इसराइली गोलाबारी के नतीजे में 10 अफराद शहीद हुए हैं। इसराइली फौज ने गजा शहर के
कई इलाकों में इनखला के नए अहकाम जारी किए हैं, जिससे मुकामी आबादी में मजीद खौफ और हिरास फैल चुका है। दूसरी जानिब कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात भी जारी हैं, ताहम ताहल कोई पेशरफ्त अभी तक हो नहीं सकी है। आपने देखा इंडिया पाकिस्तान के मामले के दौरान फलस्तीन का मामला इस तरह से बैकफुट पे, मतलब एक तरह से वो ब्लर हो गया, लेकिन वहां पर हमलों में शिद्दत हो गई। इंटरनेशनली ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इंडिया का कुछ एक कयासराई ये भी हो रही थी कि ये मामला इसीलिए लेकर आया ताकि वो थोड़ा सा इग्नोर हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो मामला बिल्कुल अंडू वाली सिचुएशन के अंदर है। यू कांट अंडू दैट सिचुएशन व्हिच हैड हैपेंड इन पैलेस्टाइन और गाजा के अंदर खास। बल्कि मैं तो समझती हूँ अब मुस्लिम ममालिक को अपना ब्लॉग बनाकर इसमें आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए, बातचीत के जरिए बावर कराना चाहिए इसराइल को कि वो फलस्तीन पर इस तरह से हमला नहीं कर सकता। अगर मुसलमान के खिलाफ मुत्तहिद नहीं होगा तो और कोई आगे स्टेप नहीं लेगा तो ये कैसे मुमकिन होगा कि फिर हम एक मतलब हम पर कोई हमला ना करे। कल को हम पर भी ये लोग इसी तरह हमला करेंगे अगर हम न्यूक्लियर स्टेट ना होते। तो यहाँ पर फलस्तीन इस वक्त दब रहा है, तो मेरे ख्याल में तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी आवाज उठाना चाहिए और इस पर मतलब ना सिर्फ मुज़ाकरात बल्कि अमली पेशरफ्त भी होनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, अगर मोहम्मद बिन सुल्तान की बात कर लें, सलमान की, मोहम्मद बिन सलमान और ट्रम्प की, तो दे वर सिटिंग यस्टरडे ना। अब वो सारी चीजें हो गई, उससे पहले हमने ये देखा कि मुल्क शाम के अंदर भी उन्होंने कहा है कि सैंक्शंस हटा देंगे हम, क्योंकि जो हौसी लोग हैं उनको अब हाथ मिला लिया। जोलानी से कल जो है वो पहली दफा हाथ मिलाया है ट्रम्प ने, उनकी आमने सामने मुलाकात हुई है। ये सब कुछ हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये MBS या फिर जितने भी जो अरब लीग के जो लीडर्स हैं वो क्यों नहीं गजा पे बात करें। ट्रम्प वाज देयर, तो उस पर बात करना बहुत जरूरी था और करनी चाहिए थी। ठीक है, अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बलाई पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज होने का खदशा है। महकमे मौसमियात ने शदीद गर्मी के बाइस बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। तो ये जो है हफ्ता खतरनाक है और हीट वेव का खदशा है, क्योंकि पहले ही गर्मी बहुत है और बिल्कुल भी आपने बताया कि कितनी ज्यादा प्यास लग रही थी और किस तरह की मतलब कल तो कुछ अजीबो गरीब दिन था। कल माशाल्लाह कोई 7-7.5 लीटर पानी पी गया ना, ऐसा लग रहा था कि कुआं बना हुआ है, पानी जा रहा है और जबान भी खुश्क हो रही है और पसीने भी बहुत आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा था कि डिहाइड्रेशन वाली सिचुएशन ज्यादा थी, तो हाइड्रेट करके रखना था। बहरहाल इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे बड़े प्यारे से पैनलिस्ट हैं, सुबह सुबह बड़े एनर्जेटिक होते हैं। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर है, मेट्रोलॉजिस्ट हैं, अंजुम नजीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। Sir, can you hear us? जी 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 हम आवाज सुनने से कासिर हैं। बहरहाल सर, जानना चाहेंगे कि इस वक्त मुल्क के अंदर हमने देखा है कि अभी हीट वेव का एक खदशा जाहिर हो गया है और 20 मई तक ये हीट वेव का इम्कान है। तो क्या इस बार बड़ी स्ट्रॉन्ग हीट वेव आने वाली जैसे पिछली थी, अभी पिछले कोई दिन पहले जो आई थी? जी बिल्कुल, आप हीट वेव की बात करते हैं तो मई के महीने में ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में गर्मी होती है और इस दफा जो हीट वेव है इसमें अपर इलाकों को ज्यादा मुतासिर कर रही है, जहां पर तकरीबन हमारा जो दर्जा हरारत है वो 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। उसकी वजह से जो इंतहाई हमारे शुमारी इलाके हैं वहां पर जो मेल्टिंग ऑफ स्नो का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी की रफ्तार ज्यादा रहेगी। अगर हम जनूबी इलाकों की बात करते हैं तो बशमूल सिंध के अक्सर इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रह सकता है और इस बात की तवक्को है कि आने वाले दिनों में सिंध के अक्सर इजला जिसमें शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना और उससे मुलिका इलाकों में टेम्परेचर जो है वो 49 या 50 तक जा सकता है। और इसी तरह जनूबी पंजाब में भी जो टेम्परेचर जो है वो मामूल से ज्यादा रहेंगे। और आप इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें तो यहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। ताहम 19 तारीख की रात से एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कुछ रिलीफ आएगा। अच्छा अंजुम साहब, ये बादल तो आ रहे हैं तो गर्मी का जोर टूट सकता है अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, क्योंकि पिछली दफा भी बारिश की पेशिंग हुई थी लेकिन बारिश नहीं हुई। तो यहाँ कराची में तो नहीं दूर दूर तक इम्कान नजर आता किसी बारिश का। जी जी, कराची में फिलवक्त बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। दर्जे हरारत जो है वो तकरीबन 35 से 37 तक रहेगा
और इस दौरान नमी का तनासुब बहुत ज्यादा रह रहा है और जो समुद्री हवाएं तो बहाल है, ताहम उनकी रफ्तार कम है, जिसकी वजह से आप जब बाहर धूप में निकलेंगे तो सफोकेशन की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो इससे डिहाइड्रेशन का भी खतरा है। जी बिल्कुल। अच्छा अंजुम साहब, जरा ये भी जानना चाहेंगे कि हीट वेव हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से आना शुरू हो गई है एक के बाद एक, तो मजीद ये जो मानसून पीरियड गुजरेगा, मानसून बड़ा हैप्पी मोमेंट होंगे या फिर इसी तरह हीट वेव्स के साथ ही गुजरेगा पूरा मानसून? देखें, मानसून के अब तक के जो इंटरनेशनल पैनल्स हैं वो एक अच्छी बारिश शो कर रहे हैं खित्ते के अंदर। ताहम इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा रहेगी आने वाले 2 महीनों के दौरान भी। इवन जुलाई में जब मानसून स्टार्ट हो जाएगा तो उसके साथ गर्मी भी रहेगी और बारिश भी होगी। जैसा 2022 में हमने देखा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहे थे और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि बारिश भी बहुत ज्यादा हुई। तो इस बार बारिशें ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं, तो हम ये देखते हैं कि मानसून का स्पेल कभी कभार थोड़ा सा प्रोलॉन्ग भी हो जाता है। सितंबर तक भी हमने देखा है कि कुछ सालों के अंदर ऐसा भी रहा कि बारिशें सितंबर के स्टार्ट में भी हुई हैं। सो आर वी एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग? देखिए जी, जो आपका मॉनसून हमारे मुल्क में है, इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो जुलाई टू सितंबर है। अच्छा। और समटाइम बिल्कुल ऐसा होता है कि सितंबर के एंड तक ये प्रोलॉन्ग करती हैं। तो ये तो टाइम टू टाइम जब हम सीजनल फोरकास्ट देते हैं तो सिचुएशन डेवलप होती है। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न बहुत शदीद तरीके से डिस्टर्ब हैं, तो जो आपके रेन पैटर्न हैं वो काफी हद तक चेंज हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि 20 मई तक के बताया जा रहा है हीट वेव का इम्कान है, इससे प्रोलॉन्ग भी हो सकता है हीट वेव, मतलब कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि यहाँ पर तो समर्स चलती है, तो विंटर्स तो बस 2-3 महीने की कहानी होती है, समर्स ही रहती है। तो समर्स की वजह से क्या हीट वेव भी प्रोलॉन्ग रहेगा या हीट वेव कुछ अरसे के बाद फिर खत्म हो जाएगा और एक मोतदल मौसम हम देख सकेंगे? देखें जी, जो सिचुएशन हमारे खित्ते की है उसके मुताबिक तो अब हमारे यहाँ गर्मियां प्रोलॉन्ग हो रही हैं, सर्दियां श्रिंक हो रही हैं और बहार और खिजा भी अब ना होने के बराबर रह गए हैं। अच्छा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो आने वाली ये जो हीट वेव चल रही है ये बीच में थोड़ी सी सब्जाइड तो जरूर होगी, ताहम जब वो एक कमजोर सिलसिला है जो मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर कर रहा है, जब वो निकल जाएगा तो उसके बाद फिर गर्मी की शिद्दत दोबारा हो जाएगी। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से ये मिसाइल हमले हुए हैं भारत की तरफ से या ड्रोन्स भेजे गए हैं, क्या इससे भी एनवायरमेंटल चेंजेस आ सकती हैं? क्या ये हवा में इसके जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से क्या कोई असरात हो सकते हैं मौसमी? देखें जी, ड्रोन जो है वो तो आप कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक का एक इक्विपमेंट है, वो कहीं से थ्रस्ट तो देता नहीं है, उसके इंजन की इतनी वैल्यू नहीं होती है। अगर आप मिसाइल्स की बात करते हैं तो ऑफकोर्स उसके साथ हीट जो है वो डेवलप होती है और हीट आपके एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट करती है, समटाइम सस्टेन करती है। तो ऑफकोर्स जब हीट डेवलप होती है तो वेदर पैटर्न चेंज होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नजीर, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें आपने थैंक यू। वैसे मौसम के हवाले बहुत कनेक्टेड है भारतीय मिसाइल्स के साथ ना, आपको गुस्सा बहुत आता है, मैं देख रहा हूँ जी, क्योंकि आड़े हाथों ले लिया। नहीं, क्योंकि वाकई उस एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि तापकारी लहरें पैदा होती है ना इन सब। चलें, जब तक मैं और अफशीन जरा भारतीय मिसाइल के ऊपर बात कर लेते कि ये कारतूस जो है वो जले हुए क्यों भेजे थे और ये ठुस क्यों हो गए थे, तो जरा हम डिस्कशन करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। विल बी राइट बैक।